हेलो एवरीवन। तो आज की वीडियो में आप लोगों को जो सेमेस्टर थर्ड का पेपर सेकंड है आपका फिजिकल केमिस्ट्री, इसके ऊपर जो आपका केमिकल इक्विलिब्रियम का जो आपका इसमें टॉपिक है उससे रिलेटेड आपको कुछ इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस और टॉपिक्स बताऊंगा, तो वीडियो को एंड तक ज़रूर देखिएगा। तो ये आपका केमिकल इक्विलिब्रियम में से एक क्वेश्चन है। फॉर द रिवर्सिबल रिएक्शन, एक रिएक्शन है एंड तो इसमें नाइट्रोजन रिएक्ट कर रहा है हाइड्रोजन के साथ, तो 2NH3 रिएक्शन बैलेंस है। टेम्परेचर दे रखे आपको एट 500 डिग्री सेल्सियस। दी वैल्यू ऑफ Kp, ये आपको इसके जब शुरुआत होती है Kp Kc आपको पता होना चाहिए। Kp Kc के बीच में रिलेशन भी आता है, इसका डेरिवेशन आ सकता है। 10⁻⁵ ये आपको Kp की वैल्यू दी है। और पार्शियल प्रेशर जो है आपका ये Kp व्हेन दी पार्शियल प्रेशर इज मेजर्ड इन ATM। ATM में आपका ये पार्शियल प्रेशर को मेज़र किया गया है। तो आपको बताने की डिटरमाइन दी करस्पॉन्डिंग वैल्यू ऑफ Kc की वैल्यू बतानी है, और किस में बतानी है बोल रहे हैं, इन मोल पर लीटर। तो Kp और Kc का आपका बहुत इंपॉर्टेंट रिलेशन है केमिकल इक्विलिब्रियम वाला जो आपका टॉपिक है उसके अंदर। तो इसमें आपका हो जाएगा Kp = Kc RT इसकी पावर डेल्टा n, मतलब ये पूरा इसके अंदर n वैल्यू होगी इसकी। अब हम Kp दे रखे Kc निकालने हैं, तो Kc इस तरफ जब हम लेंगे तो Kp/RT डेल्टा n नीचे चला जाएगा, RT/डेल्टा n, RT डेल्टा n इसकी पावर सॉरी। तो Kp की वैल्यू हमको दी है बोले, सिंस Kp = 1.44 × 10⁻⁵ ATM, और जो भी इसकी यूनिट होती है तो यहाँ ATM में दे रखे है। टेम्परेचर हमको दे रखे है 500 डिग्री सेल्सियस, तो इसको केल्विन में बनाएंगे तो 500 + 273 केल्विन, तो टेम्परेचर आपका आ जाएगा 773 केल्विन। और R की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए 0.082 तक ले लेता हूँ मैं, ये जो कांस्टेंट होता है गैस कांस्टेंट। तो डेल्टा n आपको दे रखे है, तो इसमें डेल्टा n नहीं दे रखे, इसको निकालना है 2-4। अब 2-4 क्यों रहे इसमें, क्योंकि ये जो प्रोडक्ट बन रहा है इसमें 2 मोल है और इस यहाँ पर को रिएक्टेंट के 4 हैं, तो इसमें आपका 2-4 हम प्रोडक्ट में से रिएक्टेंट को जब माइनस कर रहे हैं तो -2 का इसमें चेंज आ जाएगा, क्योंकि ये ज़्यादा वैल्यू इसकी है रिएक्टेंट की। तो Kc की जगह हम Kp की वैल्यू रख देंगे। Kp की वैल्यू ये रही आपकी 1.44 × 10⁻⁵ अपॉन ये आपका 0.082 ये गैस कांस्टेंट की वैल्यू जो ली थी, और 773 इसकी पावर -2, ये क्योंकि डेल्टा n हमारा -2 आ रहा है ना। तो जब हमने इसकी वैल्यू रखी, अब हम जब Kc की जगह ये सब इसको कैलकुलेट करेंगे तो 1.44 10⁻⁵ और इसको ऊपर भेजेंगे तो 0.082 × 773 इस टाइप के न्यूमेरिकल्स आते हैं। तो ये ऊपर जाएगा तो इसकी पावर +2 हो जाएगी, तो स्क्वायर मान सकते हैं आप। जब Kc जब हम कैलकुलेट करेंगे तो 1.44 × ये 10⁻⁵ था, 0.082 का स्क्वायर करना आप रफ में 0.006724। वैसे यहाँ तक भी लेंगे 6-7 तक तो चलेगा, क्योंकि फिर राउंड ऑफ करके लिख सकते हैं आप। और 773 इसका स्क्वायर करो तो 597529। आप इसको अपने उसमें भी टैली कर सकते हैं कि आंसर आपका क्या आ रहा है न्यूमेरिकल का। तो Kc जब हम इसमें निकालेंगे तो इन दोनों को पहले मल्टीप्लाई करा हमने, 1.44 × 4017.7 ये सॉरी 85, इसको आप कैलकुलेट कर लीजिएगा रफ में। और ये 10⁻⁵ यहाँ पहले से ही थी, तो इनको जब आप मल्टीप्लाई करेंगे तो Kc की वैल्यू आपकी आएगी 5785.61039 × 10⁻⁵। अब ये है आपकी 10⁻⁴ है, 10⁻⁵ है, तो 0.5 करके आपका हो जाएगा
0.5785 लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर, ये आपकी केसी की वैल्यू हो जाएगी। तो जब आप ये न्यूमेरिकल सॉल्व करेंगे ये वाला, इसका आंसर मैंने कैलकुलेट करा तो इसमें आपका आ रहा है 0.057। ये यहाँ पर को थोड़ी सी पॉइंट की डेसिमल में मिस्टेक हो रही है। के सी इक्वल टू आप बोल सकते हैं कि 0.05785 ऐसे आ रहा है आपका लीटर स्क्वायर पर मोल स्क्वायर। यूनिट भी देख लीजिएगा इसकी के सी की। तो के सी निकालना था, ये आ गया। इसको जब 10⁻⁻5 से इसको जब डिवाइड करेंगे, मल्टीप्लाई कर रहे हैं इधर, 10⁻⁻5 है, तब डेसिमल शिफ्ट हो रहे तो 0.05785 आ रहे हैं आंसर। तो थर्मोडाइनमिक पोर्शन के मैंने आपको इम्पोर्टेंट टर्म्स और उस पर जो कार्नोट साइकिल उसके जो न्यूमेरिकल्स बनते हैं उसकी भी वीडियो है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं थर्मोडाइनमिक्स के ऊपर। और मैंने जूलॉजी बॉटनी के भी इम्पोर्टेंट आपको टॉपिक्स बता रहे हैं। और केमिस्ट्री में क्या कर रहे हैं, मैंने थर्मोडाइनमिक्स की बहुत सारी आपकी प्लेलिस्ट है, सरफेस केमिस्ट्री की मिल जाएगी, सरफेस केमिस्ट्री। और जब आप इस पे फिजिकल केमिस्ट्री में आपका एक और केमिकल इक्विलिब्रियम में, केमिकल इक्विलिब्रियम, तो इसमें आपका एक आता है लॉ ऑफ मास एक्शन। थर्मोडाइनमिक्स में आपका मोस्ट इंपोर्टेंट है डेरिवेशन पार्ट। इसमें रिवर्सिबल इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए जो वर्क डन निकालना पड़ता है, एक्सपेंशन ऑफ आइडियल गैस, ये रिवर्सिबल और इरिवर्सिबल प्रोसेस के लिए। तो इसमें आपका आता है लॉ ऑफ मास एक्शन फॉर द इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो जब हम बोलेंगे इसमें लॉ ऑफ मास एक्शन, आपको पहले डिफाइन करना पड़ेगा, फिर इसका आप जो फॉर्मूला होता है उसको डिराइव कर सकते हैं। फिर इसी से आपका के पी और के सी के लिए वैल्यू भी निकालते हैं आप। तो हम बोल सकते हैं अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन, तो इसमें आप बोल सकते हैं कि अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन रेट ऑफ जो रिएक्शन है आपका वो डायरेक्टली प्रोपोर्शनल रहेगा कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट जो आपके पार्टिसिपेट करेंगे केमिकल रिएक्शन में। तो हम इस पे मान सकते हैं कोई भी आपकी एक रिएक्शन आप कंसिडर कर सकते हैं, लेट अ केमिकल रिएक्शन, ये हम इसको रिवर्सिबल रिएक्शन है मान लेते हैं। तो अगर सपोज करें तो रिवर्सिबल रिएक्शन, तो ए इसकी कंसंट्रेशन टर्म है, बी आप कुछ भी ले सकते हैं, रिवर्सिबल है तो ऐसा कुछ साइन आएगा, सी प्लस डी ये प्रोडक्ट हो गए, ये रिएक्टेंट हो गए। तो फॉर फॉरवर्ड पाथ अगर हम रेट ऑफ रिएक्शन निकालें केमिकल काइनेटिक्स में, आपको पता होगा 12th में और 11th में भी अगर आपने केमिकल रिएक्शन फिजिकल केमिस्ट्री में पढ़ी होगी, तो बी जो रेट ऑफ रिएक्शन है इन पे डिपेंड करते हैं। तो अगर हम प्रोपोर्शनल, डायरेक्टली प्रोपोर्शनल हो गया आपका कंसंट्रेशन टर्म के जैसा डेफिनेशन में बताया गया था। तो अगर हम आर एफ, ये रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन, रेट ऑफ फॉरवर्ड पाथ बोल सकते हैं हम। तो आर एफ इक्वल टू के एफ क्या आपका कांस्टेंट हो गया फॉर फॉरवर्ड पाथ, के एफ ए की पावर ए और बी की पावर बी, ये इनके कंसंट्रेशन टर्म है। ऐसी आपका रेट फॉर बैकवर्ड पाथ, तो रेट फॉर बैकवर्ड पाथ जैसे फॉरवर्ड के लिए था, ऐसे ही आपका आर बी बोल सकते हैं हम, प्रोपोर्शनल टू ये सी की कंसंट्रेशन टर्म, इसका सी और डी की पावर डी। कोई भी केमिकल रिएक्शन हो सकती है ये फिजिकल में जो आपका है। तो इसको हम जब कांस्टेंट लगाएंगे, इसमें प्रोपोर्शनल साइन हटाएंगे, के बी सी की पावर सी और डी की पावर डी। तो ये आपका सेकंड इसकी इक्वेशन होगी। तो हम दोनों इक्वेशन से इक्विलिब्रियम कंडीशन में क्या बोल सकते हैं, एट इक्विलिब्रियम, जहाँ पर को आपका फॉरवर्ड पाथ बैकवर्ड पाथ के इक्वल होते हैं, एट इक्विलिब्रियम कंडीशन जो आपका रेट ऑफ फॉरवर्ड रिएक्शन है वो आपका रेट ऑफ बैकवर्ड रिएक्शन के इक्वल हो जाएगा। तो इसमें हम जब इन दोनों की वैल्यू रखेंगे, के एफ ए की पावर ए और बी की पावर बी, तो ये आपका इक्वल हो जाएगा के बी सी की पावर सी और डी की पावर डी।
तो इसको जब हम के एफ अपॉन के बी अगर हम एक साइड लाएं तो ये दोनों उस तरफ चले जाएंगे। के एफ अपॉन के बी इक्वल टू सी की पावर सी तो आपका ऊपर ही रहेगा, डी की पावर डी, और ये जो टर्म है ये नीचे चले जाएगा। आप ऐसे जनरली समझ सकते हैं कि क्रॉस मल्टीप्लाई कर दिया है, तो ए की पावर ए और बी की पावर बी। तो इसी टर्म को हम के एफ अपॉन के बी को क्या बोलते हैं, इसी टर्म को के इक्विलिब्रियम बोल सकते हैं हम, जो आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हो सकता है। सी की पावर सी ये इक्विलिब्रियम कांस्टेंट, इक्विलिब्रियम कांस्टेंट। तो के इक्वी आपका ये के इक्यू आपका क्या हो जाएगा, सी की पावर सी और डी की पावर डी अपॉन ए की पावर ए और बी की पावर बी। तो ये आपका इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के लिए एक छोटा सा आपका एक टर्म है। इक्विलिब्रियम कांस्टेंट हम कैसे बताते हैं, अकॉर्डिंग टू लॉ ऑफ मास एक्शन। तो अगर हम फिजिकल केमिस्ट्री का ही एक और आपको न्यूमेरिकल से समझाने की कोशिश करूँगा। इसमें आपको क्या निकालना है, कैलकुलेट द वैल्यू ऑफ के, इस पे आपको कांस्टेंट के की वैल्यू निकालनी है। एक रिएक्शन आपको दी गई है जिसका डेल्टा जी नॉट की वैल्यू ये आपको फ्री एनर्जी और जो थर्मोडाइनेमिक डेरिवेशन होता है के पी गैसेस में मिल जाएगा ये टर्म्स आपको। तो इसका अगर हम सॉल्यूशन करें तो इसमें आपको क्या क्या दे रखे हैं, के की वैल्यू निकालनी है और आपको दे रखे हैं इसमें टेम्परेचर इक्वल टू 25 डिग्री सेल्सियस, इसको हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे। और आपका एक फॉर्मूला होता है डेल्टा जी नॉट के लिए माइनस आर टी एल एन के। तो ये एल एन मतलब लॉग, इस पे हम लॉग को बनाएंगे इसको एल एन को। तो जब हम इसको लॉग बनाएंगे तो हम ऐसा लिख सकते हैं कि डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी लॉग 10 के, और ये सॉरी यहाँ पर को आपका 2.303 भी आता है, ये यहाँ पर को ना 2.303 से भी मल्टीप्लाई करेंगे जब हम एल एन को लॉग बना रहे हैं। तो हम ऐसे लिख सकते हैं डेल्टा जी नॉट इक्वल टू माइनस आर टी लॉग 10 के मल्टीप्लाई बाय 2.303। ये एक्चुअली आप यहाँ भी लिखते हैं। तो जब हमको निकालना है इस पे डेल्टा जी नॉट की वैल्यू तो दे रखी है, हमको निकालनी है इस पे के की वैल्यू, ये के टर्म हमको फाइंड आउट करना है। तो हम इसमें क्या कर सकते हैं, इसको लॉग 10 के को हमने वहीं पर को रहने दिया, ये लॉग 10 के हो गया। डेल्टा जी नॉट के नीचे आ जाएगा आपका आर टी और जो माइनस साइन है ऊपर चले गया, और जो 2.303 है ये भी आपका नीचे आ जाएगा 2.303। तो हमको निकालनी है के की वैल्यू इसमें। तो के की वैल्यू निकालने से पहले हमको पहले टेम्परेचर को जो आपको 25 डिग्री सेल्सियस दिया है इसको अगर हम केल्विन में कन्वर्ट करेंगे तो 298 केल्विन आपका आएगा। 273 प्लस 25 जो है आपका ये 298 आ जाएगा। 298 केल्विन में आपका टेम्परेचर आ रहा है। तो के अगर हम लॉग 10 को इस तरफ भेजेंगे तो एंटी लॉग, और ये आपका माइनस में, तब हम इसको ब्रैकेट में लिख रहे हैं एक्चुअली, ये जी नॉट इसकी पावर आर टी मल्टीप्लाई बाय 2.303। यहाँ पर को लॉग को इस तरफ भेजा है इक्वल के, तब आपका एंटी लॉग बन गया है। तो के की वैल्यू तो निकालनी है एंटी लॉग। अब लॉग की टेबल नहीं देखेंगे इसमें, एंटी लॉग की देखेंगे। मैथ सॉल्व के लिए थोड़ा सरल रहेगा। वैसे आपकी बुक एनसीईआरटी इनके पीछे दी रहती है लॉग टेबल या गाइड वगैरह की। -20 या आपको डेल्टा जी नॉट की वैल्यू तो दी है -20 किलो कैलोरी। तो 20 किलो कैलोरी अगर हम इसको, तो 20 किलो कैलोरी जब हम इसको कैलोरी में कन्वर्ट कर रहे हैं तो 10 की पावर 3 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और आर की वैल्यू आपको पता ही है, इसमें हम टेम्परेचर की वैल्यू रखेंगे 298 मल्टीप्लाई बाय 2.303 मल्टीप्लाई बाई, तो ये आर की वैल्यू रख दी, 2.303। ये ऊपर इससे हमको लॉग में मिला था। टेम्परेचर की वैल्यू रख दी, ये इसमें हमको किलो कैलोरी में दिया हुआ है। तब हम के की वैल्यू जब निकालेंगे इसमें
एंटी लॉग, इन सबको आप कर सकते हैं सॉल्व। माइनस माइनस यहाँ तो प्लस हो जाएगा, 20 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ अपॉन में आपका आ जाएगा, इसको जब हम 4.606 मल्टीप्लाई बाई 298, अब हम इसको बोल सकते हैं कि एंटी लॉग 20 मल्टीप्लाई बाई 10⁻³ अपॉन, आप भी इसको सॉल्व कर लीजिएगा, 1372.588। और अगर हम इसकी एंटी लॉग आपका ये आ जाएगा, एंटी लॉग जब हम इसको पूरे को सॉल्व करेंगे 20, इसके पीछे लग जाएंगे आपकी 30, 10⁻³ है अपॉन 1372.58 तक, या आप 1373 से भी कर सकते हैं इसको डिवाइड। तो इसकी वैल्यू आपकी आ रही है 3.724 मल्टीप्लाई बाई 10⁻14, यह आपकी के की वैल्यू आ रही है। आप भी इसको सॉल्व करके देख लीजिएगा, एंटी लॉग की वैल्यू देख लीजिएगा आप कितनी आ रही है। एंटी लॉग ये जब इसको हम डिवाइड करेंगे ना, इसमें आपका सॉल्व करके मेरा तो इतना आ रहा है, एंटी लॉग 14.571, ठीक है। तो इतना इसको जब एंटी लॉग की वैल्यू निकाल लें तो 3.724 मल्टीप्लाई बाई 10⁻14। तो जो आपका थर्मोडाइनमिक्स है, इस पे मैंने आपको इंपॉर्टेंट टर्म्स तो बहुत बार बता रखे हैं। थर्मोडाइनमिक्स क्या होती है? फिजिकल केमिस्ट्री की एक ऐसी ब्रांच जो डील करती है आपकी इंटर कन्वर्जन ऑफ डिफरेंट टाइप्स ऑफ एनर्जी, जो आपकी वर्क एनर्जी, हीट एनर्जी, उनके बीच में। आप इसको डेफिनेशन ज़्यादातर आती नहीं है, तो आपका फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स अगर आ गया, आप पूरी देखेंगे इसके टर्म्स क्या क्या हैं, ओपन सिस्टम, क्लोज सिस्टम और आइसोलेटेड सिस्टम, सिस्टम सराउंडिंग यूनिवर्स जो हैं आपके, ये सब मैंने बता रहे हैं वीडियोस में, आप देख सकते हैं। तो अगर हम फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की लिमिटेशन पढ़ने से पहले हमको फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स क्या होता है वो पता होना चाहिए। तो वैसे तो बहुत सारे स्टेटमेंट है, लेकिन जनरल जो स्टेटमेंट दिया जाता है, अकॉर्डिंग टू फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स, एनर्जी को हम ना ही क्रिएट कर सकते हैं, एनर्जी कैन नाइदर बी क्रिएटेड नॉर बी डिस्ट्रॉयड, लेकिन ये बट इट कैन बी कन्वर्टेड फ्रॉम वन फॉर्म टू अनदर फॉर्म। आपकी एनर्जी एक फॉर्म से दूसरे फॉर्म में कन्वर्ट किए जा सकती है, लेकिन यहाँ आपके कुछ लिमिटेशन है आपके फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स के, जिसकी वजह से इसको ड्रॉबैक बोल सकते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कैन नॉट गिव आइडिया अबाउट डायरेक्शन ऑफ हीट फ्लो। आपकी हीट फ्लो कहाँ की तरफ हो रही है, ये आपका आइडिया नहीं दे पाया फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स की, हीट आपकी कहाँ को डायरेक्शन उसकी क्या है हीट फ्लो की। और फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स से आपका इनकम्प्लीट कन्वर्टिबिलिटी ऑफ हीट एनर्जी टू वर्क एनर्जी, ये आपको डिफाइन नहीं कर पाया कि जो हीट एनर्जी वर्क एनर्जी में कन्वर्ट हो रही है उसकी इनकम्प्लीट कन्वर्टेबिलिटी को डिफाइन नहीं कर पाया। जैसे आप मान सकते हैं कि जो आपका हीट इंजन है वो 100% एफिशिएंट नहीं होता है, मतलब वो अगर 100% अगर उस पर हम कुछ चीज़ डाल लें तो 100% हमको एफिशिएंट रिजल्ट नहीं दे रहे हैं। इस तरीके से आप समझ सकते हैं। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कैन नॉट डिफाइन द, कुछ ना कुछ इसमें हमारा लॉस होगा एनर्जी का। फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स कैन नॉट डिफाइन द स्पॉन्टेनिटी और नॉन स्पॉन्टेनिटी ऑफ प्रोसेस। तो जो फर्स्ट लॉ ऑफ थर्मोडाइनमिक्स है वो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस और नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को डिफाइन नहीं कर पाया। तो ये आपके कुछ ड्रॉबैक हैं, और भी आप अपनी बुक में देख सकते हैं। तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस क्या होती है आपकी? ऑल दोज फिजिकल और केमिकल प्रोसेस विच हैविंग टेंडेंसी टू अकर बाय देयर ओन अकॉर्डेंस, ऐसी सारी फिजिकल और केमिकल प्रोसेस जिनमें टेंडेंसी होती है कि वो खुद हो जाएं, बाय देयर ओन अकॉर्डेंस, और विच हैविंग टेंडेंसी टू अकर बाय बाय देयर ओन अकॉर्डेंस आफ्टर अ प्रॉपर इनिशिएशन। कुछ इनिशिएशन आप उसको दे देंगे, तो थोड़ा सा इनिशिएट कर देंगे तो वो आपकी प्रोसेस हो जाएगी। तो ये ऐसी प्रोसेस आपकी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस होती है, जैसे फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम हॉट बॉडी टू कोल्ड बॉडी, जैसे आपकी हॉट बॉडी से कोल्ड बॉडी में आपकी हीट फ्लो जा रही है, या आपका इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सी हो जा रहा है, बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट हो जा रहा है, अपने आप आग लग जाती है, फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम हाई लेवल टू लो लेवल, और जितनी भी आपकी नेचुरल प्रोसेस हैं। और जो आपकी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है वो इरिवर्सिबल नेचर की होती हैं बोल रहे हैं, और यूनिडायरेक्शनल इन नेचर। तो जैसे आपका फ्लो ऑफ वाटर है, बर्निंग ऑफ फॉरेस्ट है, एक बार आपका फॉरेस्ट जल गया तो जल गया, ये तब जाके इरिवर्सिबल है। और मेल्टिंग ऑफ आइस, एक बार आइस पिघल गई तो फिर उसके लिए हमको कोई सिस्टम चाहिए होगा, जैसे फ्रीज वगैरह, तब जाके हम उसको दोबारा आइस बना सकते हैं। इवेपोरेशन ऑफ वाटर फ्रॉम सी से अगर आपका वाटर इवेपोरेट हो गया तो हो गया। ये आपके एग्जाम्पल हैं जनरल कुछ। तो आपके कुछ डिफरेंट टाइप्स ऑफ थ्योरीज आपकी ये एक्सप्लेन करती हैं स्पॉन्टेनियस प्रोसेस को। एंथैल्पी चेंज क्राइटेरिया फॉर द स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ऐसी सारी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जो एक्सोथर्मिक नेचर की होती हैं, जिसमें आपका डेल्टा एच की वैल्यू जो आपकी है नेगेटिव रहेगी,
एंथैल्पी चेंज इसको हम बता सकते हैं, जैसे आपका ए प्लस बी आपका रिएक्टेंट है, ये सी गिव कर रहा है, तो स्पॉन्टेनियस प्रोसेस है, इसमें डेल्टा एच की वैल्यू जो है आपकी नेगेटिव है। तो सच टाइप ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस विच हैविंग नेगेटिव डेल्टा एच वैल्यू अकर फ्रॉम मोर एनर्जी कॉन्टेंट स्पीसीज टुवर्ड, या आपकी मोर एनर्जी स्पीसीज से लेस एनर्जी स्पीसीज तक हो रही है, बाय द पर्पज ऑफ इंक्रीजिंग द स्टेबलाइजेशन को इंक्रीज करने के लिए। तो ये आपकी रहेगी कुछ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस की डेफिनेशन, ये एंथैल्पी चेंज क्राइटेरिया जो एंथैल्पी चेंज रह रहा है इसमें। तो उसी के आगे का थोड़ा एक स्टेटमेंट है, इसमें आपकी टेंडेंसी रहती है टू अकर इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, इरिवर्सिबली होती है और स्पॉन्टेनियसली, बट देयर आर लार्ज नंबर ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस ऑफ एंडोथर्मिक नेचर विच कैन नॉट बी एक्सप्लेन बाई। तो बहुत सारी आपकी प्रोसेस है जिसको हम एंथैल्पी चेंज क्राइटेरिया से डिफाइन नहीं कर सकते। जैसे आपका H2O सॉलिड से H2O लिक्विड हो रहा है, फिर H2O लिक्विड से गैस बन रहा है, डेल्टा है जिसमें पॉजिटिव है। तो इस टाइप के आपकी ये कुछ इसका एग्जाम्पल है जो आपको डिफाइन नहीं कर पाया एंथैल्पी चेंज क्राइटेरिया को। और रैंडमनेस क्राइटेरिया फॉर स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, आपका ऐसी सारी स्पॉन्टेनियस प्रोसेस जिनका पॉजिटिव वैल्यू ऑफ डेल्टा एच रहता है विच हैविंग द एंडोथर्मिक नेचर, वो आपका रैंडमनेस क्राइटेरिया से हम डिफाइन कर सकते हैं। इसमें क्या होता है कि आपका डेल्टा एच वैल्यू ऑफ स्पॉन्टेनियस प्रोसेस बीइंग पॉजिटिव, देन दे विल हैव द टेंडेंसी इंक्रीज देयर रैंडमनेस और इंक्रीज इन फ्रीडमनेस बाय दिस रीजन। तो इसमें क्या हो रहा है आपका रैंडमनेस क्राइटेरिया के अकॉर्डिंग, एक तो आपकी डेल्टा एच की वैल्यू पॉजिटिव रह रही है स्पॉन्टेनियस प्रोसेस के लिए, और इनकी टेंडेंसी है इंक्रीज दियर रैंडमनेस, इंक्रीज कर दे रही है अपनी रैंडमनेस या फ्रीडमनेस कह सकते हैं हम उसको, जिस वजह से दे अकर इरिवर्सिबली और स्पॉन्टेनियसली। तो ये आपके इसका रैंडमनेस क्राइटेरिया है जिससे हम ये डिफाइन कर सकते हैं, जो आपका एंथैल्पी चेंज क्राइटेरिया डिफाइन नहीं कर पाया। तो आपका एक नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस, ऐसी सारी प्रोसेस, केमिकल प्रोसेस, फिजिकल या केमिकल प्रोसेस जिनकी टेंडेंसी जो आपका कुछ एक्सटर्नल डिवाइस की वजह से ही वो प्रोसेस करेंगी, तो इनको हम नॉन स्पॉन्टेनियस प्रोसेस कहते हैं। जैसे आपका फ्लो ऑफ वाटर फ्रॉम लो लेवल टू हाई लेवल, जैसे आपका प्रेजेंस ऑफ मोटर हमको लो लेवल से हाई लेवल में चढ़ाना है पानी को, तो एक्सटर्नल डिवाइस चाहिए। और फ्लो ऑफ हीट फ्रॉम कोल्ड बॉडी टू हॉट बॉडी, जैसे आपका फ्रीज हो गया, इसमें आपका एक्सटर्नल डिवाइस चाहिए होता है, जैसे मोटर हो गया। फिर आपका सेकंड लॉ ऑफ थर्मोडायनेमिक्स आ जाता है, ये आप देख सकते हैं। तो आज का आपका एक थोड़ा सा लास्ट में आपको बता देता हूँ, इस पे मैंने वैसे पहले भी वीडियो बनाई है, एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट और हीट इंजन, इस पे आपके न्यूमेरिकल्स आ सकते हैं। तो इसको जब हम एफिशिएंसी निकालते हैं कार्नोट इंजन या हीट इंजन, इसको ईटा से दिखाते हैं, तो हमको जैसे हमको पता है कि WT जो आपका वर्क है, R T2 - T1 जो आपका टेम्परेचर चेंज हो रहा है, ln ये आपका V2/V1 ये आपका डेरिवेशन से आता है फॉर वर्क, इसमें टेम्परेचर की इसमें। तो अगर हम इसको फर्स्ट इक्वेशन मान लें, और Q2 की वैल्यू आपको पता होनी चाहिए कि RT2, ये सब आपको डेरिवेशन पार्ट में मिलेगी थर्मोडायनेमिक्स में, ln V2/V1। तो अगर हम इसको सेकंड इक्वेशन मान लें, तो हमको निकालने की एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट और हीट इंजन, ये तो सब आपका थर्मोडायनेमिक डेरिवेशन के अंदर आ जाएगा। WT और Q2 ये आपके कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स हैं, वर्क डन उन सब में आ जाएगा आपका एंथैल्पी चेंज, हीट चेंज वगैरह में। तो जब हम एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन निकालेंगे, तो ईटा की वैल्यू जो आपकी होती है, इसको हम बोल सकते हैं एफिशिएंसी ऑफ हीट इंजन। तो ईटा की वैल्यू आप बोल सकते हैं कि WT/Q2। तो ये हमको इक्वेशन से ऊपर जो मैंने आपको बताया था, ये जनरली आपका एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट और हीट इंजन निकालने के लिए T2 - T1 ln V2/V1, और Q2 का आपने निकाला था RT2 ln V2/V1। डेरिवेशन सारे इंपॉर्टेंट है, तो एफिशिएंसी ऑफ कार्नोट इंजन में आ जाता है आपका कभी। तो जब हम इसको सॉल्व करेंगे, RT2 से आपका RT2 घटेगा, और ln V2/V1 से ln V2/V1 घटेगा, तो इसमें क्या आ जाएगा आपका T2 - T1/T2। इसको पूरा सॉल्व करना पड़ेगा ना, RT2 RT1 ऐसे आएगा आपका। फिर ईटा की वैल्यू जब आप निकाल लें तो इतनी आ रही है, और अगर हम परसेंटेज एफिशिएंसी निकालना चाहें तो T2 - T1/T2 मल्टीप्लाई बाई 100। तो ये परसेंटेज एफिशिएंसी है, ये खाली आपकी एफिशिएंसी है, परसेंटेज में 100 से मल्टीप्लाई कर रहे हैं। और T2 आपका हाइयर टेम्परेचर, और T1 आपका लो टेम्परेचर।
तो आप इसको आज की वीडियो के लिए बस इतना ही। और अगर आपको थर्मोडायनेमिक्स, सरफेस केमिस्ट्री, उन सब की वीडियो देखनी है, आप मेरे चैनल पे देख सकते हैं। जूलॉजी बॉटनी वाले हैं तो उसके लिए मैंने वीडियो डाली है। और थैंक्स फॉर वॉचिंग, और न्यू वीडियोज़ के लिए स्टे ट्यून्ड।